नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का ये ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका यूपी टेट बीत चुका है, अब आ गए हम लोग सुपर टेट की तरफ। आयोग ने सुपर टेट का जो सिलेबस है पूरा विस्तृत रूप से एक पीडीएफ के माध्यम से जारी कर दिया है और उसमें आप लोगों को मैं आज की वीडियो में बताऊंगा कि जो आपका आयोग के द्वारा जारी किया गया जो सिलेबस है वो विज्ञान के सिलेबस पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और साथ में एक चैप्टर को कवर भी करेंगे। भले आज आपका वो पूरा चैप्टर कवर ना हो, लेकिन आसान तरीके से हम चीजों को सीखेंगे और देखेंगे। और विज्ञान का जो पूरा आपके 11-12 जो चैप्टर हैं दोस्तों, वो आपके एनसीईआरटी के बुक पर आधारित हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा। और एनसीईआरटी के बुकों पर आधारित ये चैप्टर आपको पूरा 10 नंबर दिलवाएगा, क्योंकि आपका सुपर टेट में विज्ञान से 10 नंबर बनने वाला है। तो 10 नंबर को हम कैसे कवर करेंगे, वन बाय वन करके चीजों को हम सीखेंगे। और सर्वप्रथम पहले हम ये देखेंगे ना दोस्तों, यहाँ पे कि आपका कैसा बन रहा है पेपर। यहाँ पे वन बाय वन करके चीजों को देखेंगे। यहाँ पे सिलेबस को, जैसा आयोग ने विज्ञान का सिलेबस जारी किया, उस विज्ञान के सिलेबस में आप लोग देख रहे हैं। पहला आपका दैनिक जीवन में विज्ञान, आपका गति, आपका बल, आपका ऊर्जा। यहाँ पे आप लोग इसको देखिएगा, आपका प्रत्येक चीजों को देखें तो दैनिक जीवन में विज्ञान, ये आपका गति, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया। और इसके बाद मानव शरीर स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्था। इस प्रकार आपके 10-11 जो चैप्टर होते हैं, सभी चैप्टर को वन बाय वन करके हम लोग सीखेंगे। अगर आप लोग सही तरीका से यहाँ पे नहीं देख पाए हैं तो यहाँ पर देखिए, इसको मैंने यहाँ पे आपके लिए टाइप कराया है, आपके लिए तैयार कराया है विस्तृत रूप से। जो ये टाइपिंग हुई है, इसके माध्यम से आप लोग देख पाएंगे पूरा ये आपका कितना चैप्टर हो रहा है, 12 चैप्टर हो रहे हैं दोस्तों, याद रखेंगे। और वन बाय वन करके प्रत्येक चैप्टर को हम कवर करेंगे, प्रत्येक चैप्टर को देखेंगे। यहाँ पे दैनिक जीवन में विज्ञान, आज की जो वीडियो होगी, जो कक्षा होगी साइंस इन डेली लाइफ, इससे रिलेटिव चीजों को हम लेकर आपके सामने आए हैं। ये आपका एनसीईआरटी का ये आपका सिलेबस है, जो कक्षा 5वीं 6वीं के विज्ञान में आपका है कि दैनिक जीवन में विज्ञान की क्या उपयोगिता है। और इसी को हम लोग आज कवर करेंगे कि दैनिक जीवन का मतलब ये होता है कि दैनिक का मतलब होता है रोजमर्रा की जो चीजें होती हैं, जो आपके आधुनिक समय में जो आपका जीवन है, आजकल की जो जीवन है, इसमें हम लोग कैसे जो चीजें यूज करते हैं उन्हीं के बारे में पढ़ना होता है। और यहाँ पे हम सर्वप्रथम देखेंगे यहाँ पे वन बाय वन करके कि दैनिक जीवन में जो विज्ञान होता है ना, इसका क्या मतलब होता है, इसको देखिएगा। यहाँ पे पहला पॉइंट आपके सामने है कि रसोई घर और भोजन में विज्ञान, याद रखेंगे। रसोई घर और भोजन में विज्ञान मतलब साइंस इन किचन फूड, मतलब कि अपने रसोई घरों में विज्ञान, हमारे रसोई घरों में विज्ञान किस तरह जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग कवर करेंगे। और यहाँ पे वो चीजें हम देखेंगे ना जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपकी परीक्षा में बन सकता है या बनने की संभावना है, जो आपका एनसीईआरटी में चीजें रखी है, याद रखेंगे। दैनिक जीवन में पहला पॉइंट यहाँ बनता है दूध से दही का बनना, जो काफी चर्चाओं में प्रश्न रहता है। दूध की शुद्धता हम लैक्टोमीटर से नापते हैं, आप लोग याद रखिएगा, पहला पॉइंट ये ध्यान रखिएगा। और एक चीज याद रखिएगा, यह एक रासायनिक परिवर्तन होता है। दूध से जो दही का बनना होता है वह रासायनिक परिवर्तन होता है। आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, याद रखिएगा कि ये जो आपसे पूछे दोस्तों कि रासायनिक परिवर्तन क्या है, केमिकल चेंजअप क्या है। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था को न प्राप्त कर पाता हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। जैसा आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, देखिएगा, जैसे कागज है ना, कागज को आप जला देंगे तो पुनः आप कागज प्राप्त नहीं कर सकते, तो ये कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। इस तरह चीजों को आप लोग देखिएगा। जैसे कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं, जैसे कि आप लोग एक कागज वाला तो आप लोगों ने देख ही लिया, जैसे कि कोई चीज ऐसा है ना कि जो नष्ट हो जाएगा और नष्ट होने के बाद पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पाएगा, तो ऐसा जो परिवर्तन होगा उस परिवर्तन को हम लोग रासायनिक परिवर्तन का नाम देते हैं। जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल थ्रू देखिए ना कि दूध है, दूध से दही बनता है, सब लोगों को पता है दूध से दही बनेगा, लेकिन दही से दूध नहीं बनेगा, बात को याद रखेंगे। तो जब कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था को न प्राप्त कर पाए तो उसको हम लोग रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। और ये प्रश्न आपका बनता है, यहां से प्रश्न क्या बनेगा, जैसे मान लीजिए जल है, जल से आपका बर्फ बन जाता है और बर्फ पिघलता है तो पुनः जल बन जाता है। तो यह जो परिवर्तन हुआ ना, ये परिवर्तन आपका भौतिक परिवर्तन होगा। और भौतिक परिवर्तन में होता क्या है दोस्तों, भौतिक परिवर्तन में जो पदार्थ होते हैं वो अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, इस बात को आप लोग याद रखिएगा।
चलिए अब यहाँ पे देखते हैं दूध से दही का बनना। यह एक रासायनिक परिवर्तन है जो याद रखेंगे लैक्टोबैसिलस लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण होता है। याद रखेंगे प्रश्न ये आपका बनेगा कि दूध से दही बनने में कौन सी बैक्टीरिया प्रयोग होती है या मदद करती है, या कौन सी बैक्टीरिया होती है जो दूध को दही में कन्वर्ट करती है। तो ये आप याद रखेंगे लैक्टोबैसिलस। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। और यही होता है दूध से दही बनने की प्रक्रिया। और जो दूध के बारे में मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि जो दूध होता है दोस्तों, ये दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया होती है लैक्टोबैसिलस होती है। और यह रासायनिक प्रोसेस होता है। रासायनिक प्रोसेस उसे कहते हैं जब कोई पदार्थ अपने प्रारंभिक अवस्था को नहीं प्राप्त कर पाता है, तो उसको हम लोग रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। अब यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे एक और पॉइंट यहाँ से नया बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं पाश्चरीकरण। याद रखेंगे जो आप लोगों ने अपनी कक्षाओं में, पुरानी कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा कि पाश्चरीकरण होता क्या है। आपको बता दें, खाद्यान्न पदार्थ जो होते हैं ना, उनको एक निश्चित ताप दाब पे जब हम अधिक दिनों तक खाने योग्य रखते हैं तो यही प्रक्रिया पाश्चरीकरण कहलाती है। लेकिन यहाँ पे दूध की बात किया है दोस्तों। दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक या 71 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तक गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद पुनः उसको तुरंत ठंडा कर देते हैं। तो यह प्रक्रिया पाश्चरीकरण कहलाती है। और याद रखेंगे, और वह उसको हम लोग पैकेजिंग करते हैं, और पैकेजिंग के कारण हम पैकेजिंग करके हम उसको पुनः खाने योग्य या जगह जगह पे उसको हम भंडारण के लिए भेज देते हैं, जिसको हम रोजमर्रा के जो जैसा आप लोग देखते हैं जो अमूल वगैरह के दूध होते हैं ना, उनको एक पाश्चरीकरण प्रक्रिया के द्वारा पैक किया जाता है और लंबे समय तक इसको हम लोग यूज कर पाते हैं। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। तो पाश्चरीकरण क्या है, तो यह दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म करेंगे, चाहे उसको 71 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तक गर्म करके, और तुरंत उसको ठंडा करते हैं, और ठंडा करके उसको पैकेजिंग कर ली जाती है। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, पाश्चरीकरण कहलाती है। और याद रखेंगे इसकी खोज किसने की थी, तो लुई पाश्चर के द्वारा की गई थी। ये आपका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम के अकॉर्डिंग। ये वाला आप लोग भी याद रखिएगा कि जब 62 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो 30 मिनट तक, और 71 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो 15 सेकंड तक, और पुनः उसको ठंडा कर देते हैं, और यही प्रोसेस कहलाती है। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला आता है दोस्तों आपका सिरका के बारे में। जो सिरका होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे, इसको हम लोग एसिटिक एसिड बोलते हैं। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ये आप लोग देखिएगा। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों, CH3COOH होता है। बहुत महत्वपूर्ण है, इसका रासायनिक सूत्र आप लोग याद रखेंगे। सिरके का जो रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH होता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। और साथ में मैं आपको इतना चीज तो बता ही रहे हैं, इसको आप लोग बिल्कुल तरीके से पढ़ ही लीजिएगा। लेकिन कुछ कुछ और चीजें होती है, इसके लिए आपको मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, और प्रैक्टिस सेट में वो चीजें आपको लेकर आऊंगा ना, कि वहां से आपको डायरेक्टली प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए अब हम यहाँ पे आगे चलते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। आप लोगों ने 2 पॉइंट 3 पॉइंट उधर देखा, अब यहाँ देखते हैं फलों को कृत्रिम रूप से पकाना। आपको बता दें फलों को कैसे पकाते हैं, तो याद रखेंगे फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का हम प्रयोग करते हैं। याद रखेंगे कैल्शियम कार्बाइड से एक गैस निकलती है। क्या निकलती है दोस्तों, गैस निकलती है। यहाँ पे देखिए कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस या एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। और यह कहां से निकलती है, तो कैल्शियम कार्बाइड द्वारा ये गैस उत्पादित की जाती है। ये बात आप लोग याद रखेंगे और इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आपसे पूछेगा कि फलों को पकाने के लिए या किसी भी चीज को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं, तो याद रखेंगे वहां पे आपका ये भी बन सकता है एथिलीन गैस या एसिटिलीन गैस, या आपको ज्यादातर चीजों पे ये दिया जाता है कैल्शियम कार्बाइड के द्वारा हम फलों को पकाते हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं, 4 नंबर की बात करते हैं। 4 नंबर क्या कह रहा है कि एलपीजी रसोई गैस। आपको पता है कि जो जितने भी किचन है या रसोई घर है, वहां पे अगर हम लोग इस गैस का प्रयोग करके भोजन बनाते हैं तो वहां पे एलपीजी गैस का प्रयोग करते हैं। और एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। याद रखेंगे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका फुल फॉर्म होता है। आपसे बहुत बार वहां पे पूछता था कि सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सीएनजी का कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। इसको याद रखेंगे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यह जो होता है या इसका प्रयोग हम लोग रसोई घरों में करते हैं। यह मुख्य रूप से याद रखेंगे ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। इसमें गैस लीक का पता लगाने के लिए
तीखी गंध वाला, याद रखेंगे तीखी गंध वाला एथिल मरकैप्टन मिलाते हैं, याद रखेंगे एथिल मरकैप्टन। यहाँ पे लिख रहे हैं C2H5SH, इसका जो नाम होता है रासायनिक नाम, ये सूत्र होता है। और इसी को हम लोग गैस में मिलाते हैं और गैस में मिला देते हैं, तो जब गैस से गैस रिसाव होता है ना, तो याद रखेंगे जो उसकी बोतल होती है, जो उसकी टंकी होती है, टंकी से अगर गैस का रिसाव होता है, एलपीजी गैस निकलती है, तो तीक्ष्ण गंध जैसी आपको महक आती है और आप समझ जाते हैं कि गैस निकल रही है। उसमें कौन सा रसायन मिला जाता है, तो एथिल मरकैप्टन। बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैंने बहुत जगह इसको पढ़ा है। C2H5SH इसका रासायनिक नाम होता है, इसको आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि आपका है कि घरेलू रसायन और उनके उपयोग, याद रखेंगे घरेलू रसायन और उनके उपयोग क्या होते हैं, मतलब घरों में जो रसायन प्रयोग किए जाते हैं और उनका उपयोग क्या होता है, इसी को आपको बताना है। देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे दिया है दोस्तों साधारण नमक। साधारण नमक किसको बोलते हैं, तो साधारण नमक NaCl को बोलते हैं। किसको दोस्तों, NaCl को बोलते हैं। इसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। इसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। इसको NaCl से हम लोग दर्शाते हैं, याद रखिएगा। ये आपको एक बात और बता दे रहे हैं, NaCl का कार्य क्या होता है। आपको एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण मैं बात बता रहा हूं कि जो आपका NaCl होता है ना दोस्तों, याद रखेंगे यह खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। क्या रखता है, खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ मतलब जिसको हम खाने में प्रयोग करते हो, और इसको ये लंबे समय तक संरक्षित रख सकता है, सुरक्षित रख सकता है। आप लोग अचार देखे हो ना, अचार में इसलिए ये मिलाया जाता है ना नमक, क्योंकि इसको लंबे समय तक इसको सुरक्षित रखता है। तो आपसे एक प्रश्न ये बन सकता है कि जो कौन सा ऐसा आपका रसायन है जिसका प्रयोग करके हम लोग खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, तो याद रखेंगे आपका वो रसायन NaCl होगा, सोडियम क्लोराइड होगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। आपको पता है ना कि सोडियम क्लोराइड में एक आयोडीन की मात्रा होती है, और आयोडीन की मात्रा जो होती है ना, इसका प्रयोग हम लोग घेघा रोग के उपचार में करते हैं। ये बात आप लोग याद रखेंगे, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। बेकिंग सोडा आप लोग सुने भी होंगे। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को बोलते हैं खाने वाला सोडा, ये बात आप लोग याद रखेंगे। और इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, याद रखेंगे NaHCO3 इसका रासायनिक नाम होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, याद रखेंगे। और ये बात याद रखेंगे, इसका उपयोग केक और पकौड़े को स्पंजी बनाने के लिए करते हैं। नरम, स्पंजी का मतलब क्या है दोस्तों, नरम बनाने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। किसका, सोडियम बाइकार्बोनेट का। इसको हम लोग बेकिंग सोडा के नाम से या खाने वाले सोडा के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए इसका आप लोगों को केवल यही याद करना है ना, पूछ देगा कि जो आपका नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, NaCl है। आपका पूछ देगा कि बेकिंग सोडा का क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। ये बात आप लोगों को याद रखना होगा, चीजों को ध्यान रखना होगा। आगे देखते हैं धावन सोडा या कपड़े धोने का सोडा इसको बोलते हैं, याद रखेंगे धावन सोडा। और इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, याद रखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पे दिखेगा CO3 रहेगा, यहाँ पे CO3 रहेगा, Na2CO3 इंटू 10H2O, याद रखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट इंटू डेकाहाइड्रेट इसका फुल नाम होता है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे और ध्यान रखिएगा। आपसे प्रश्न यहाँ से ये ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछेगा कि इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका प्रयोग कहाँ पे होता है। तो रासायनिक नाम भी जानिए और उसका प्रयोग भी जानिए, यही आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर को आप लोग पढ़े होंगे, इसको विरंजक चूर्ण के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, CaOCl2 के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। और इसका उपयोग हम पानी में मिलाकर उसको हम कीटाणु रहित बनाते हैं, ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको POP के नाम से हम जानते हैं, डिजाइन आदि बनाने में या प्लास्टर चढ़ाने में इसका हम प्रयोग करते हैं। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमी इंटू हेमी हाइड्रेट होता है, CaSO4 इंटू H2O, ये आप लोग याद रखेंगे। यह जिप्सम को गर्म करके बनाया जाता है। किसके माध्यम से बनाया जाता है, तो जिप्सम को गर्म करके बनाया जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखते हैं जो आपका
ये प्रश्न आप लोग देख रहे हैं कि दैनिक जीवन में आप विज्ञान का कैसे उपयोग करते हैं अपने डेली लाइफ में। अब यहाँ पे अब हम आ गए हैं 3 नंबर की तरफ। 3 नंबर ये कह रहा है कि दैनिक जीवन में जैसे भौतिक घटनाएं होती है ना, भौतिक घटनाएं जो घटती है ना, उसमें क्या होता है, जैसे तारों का टिमटिमाना। आपसे प्रश्न बनता है, वैसे तो ये आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, जो प्रकाश का चैप्टर है तारों का टिमटिमाना, जब आप लोग अपवर्तन पढ़ रहे होंगे तब वहां पे आप लोगों को एग्जाम्पल थ्रू दैट यहाँ ऐसे मिला होगा कि जो आपका तारों का टिमटिमाना हो गया, फिर आपका मरीचिका हो गया, ये सब तमाम उसके एग्जाम्पल होते हैं। तो याद रखेंगे जो तारों का टिमटिमाना होता है वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। याद रखेंगे, ये डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से बन जाता है कि जो आपका तारों का टिमटिमाना है वह कौन सी घटना पर आधारित है। वहां पे परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ये सब चीजें आ जाती है। तो वहां पे आपका ऑप्शन करेक्ट सही होगा कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई हमें देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आकाश का नीला रंग सूर्योदय सूर्यास्त के समय लाल रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। जो आकाश का नीला रंग होता है ना, वह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। जैसे सूर्य की प्रकाश किरणें जो होती है ना, उसको हम पराबैंगनी किरणें बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सूर्य की प्रकाश किरणों को पराबैंगनी किरणें बोलते हैं। और ये 7 रंगों वाली होती है। कौन कितने रंग वाली दोस्तों? याद रखेंगे, इनमें 7 रंग होता है। पहला पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और वहां से एक प्रश्न बनता है कि सूर्य की प्रकाश किरणें में ही पेड़ पौधे अपने भोजन बनाते हैं, जिसको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। और आप लोगों को बता दें, प्रकाश संश्लेषण केवल हरे पौधे ही करते हैं, हरे भरे जो पेड़ पौधे होते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आपको एक पॉइंट और बता रहे हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वह लाल रंग में सबसे ज्यादा होती है। लाल रंग में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ना, वो सबसे ज्यादा होती है। 7 रंग होते हैं, आप लोग पढ़े होंगे, VIBGYOR के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। जैसे कि देखिएगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इस तरह इसका क्रम होता है। इस बात को याद रखेंगे। और मुझे आपको बताना है कि जो सूर्य की प्रकाश किरणों में बैगनी रंग का जो आपका, याद रखेंगे, जो बैगनी रंग का प्रकीर्णन होता है वह सबसे ज्यादा होता है। इसी कारण जो आपका वायुमंडल का जो आप देखते हैं ना कि नीले कलर का आपका पूरा आकाश दिखाई देता है, इसी कारण। चलिए, आपसे प्रश्न ये भी बन सकता है कि जो आपकी सिग्नल की लाइटें होती है वो लाल क्यों होती है? तो जो लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है बहुत कम होता है, विचलन बहुत कम होता है। तो इस कारण जो सिग्नल की लाइट होती है वो लाल कलर की होती है, रेड कलर की होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हीरे का जो चमकना हो गया, या ऑप्टिकल फाइबर, या मृग तृष्णा, आप लोग नाम सुने ही होंगे। ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर यह घटना आधारित होती है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, आप लोग जानते हैं ना कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है और किसी घटना को करा देने के बाद वह उस माध्यम में न जाके उसका परावर्तन उसी माध्यम में हो जाता हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। काफी महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न ये बनता है कि जो आपके वाहन होते हैं ना, जैसे कि आप लोग देखते हैं कि प्रत्येक वाहन, चाहे आपका 2 पहिया वाहन हो चाहे 4 पहिया वाहन हो, दोनों तरफ आपके मिरर लगे होते हैं, शीशे लगे होते हैं, पीछे के जितने भी वाहन आते जाते हैं उनको देखने के लिए। और इनका प्रयोग करके हम लोग एक्सीडेंट आदि से बच सकते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रश्न बनता है कि वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो याद रखेंगे, उस दर्पण का नाम क्या है? तो उत्तल दर्पण है। क्या है दोस्तों? उत्तल दर्पण है। आप लोगों को मैं बताऊंगा, आप लोग देखिएगा भी। और प्रत्येक जब विज्ञान की सारी कक्षाएं होंगी, सब कक्षाएं आपको यहाँ पे कराया जाएगा, तो दर्पण और लेंस दोनों पढ़िएगा। लेंस और दर्पण में यही अंतर होता है कि लेंस जो होता है वो पारदर्शी होता है, और याद रखेंगे जो दर्पण होता है अपारदर्शी होता है। इसमें एक तरफ कलई की जाती है और कलई करके हम लोग एक तरफ को परावर्तक बना देते हैं। क्या बना देते हैं? उसके तल को परावर्तक बना देते हैं। और लेंस में क्या होता है? उसके आर पार हम लोग देख सकते हैं। याद रखें, इसको पारदर्शी हम बोलेंगे। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखेगा। मैं आपको बताऊंगा निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग होगा, दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग होगा। जो आपकी सेटेलाइट जो लाइटें होंगी, वो लाइट के पीछे कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक चीजों को 1 बाय 1 करके कवर करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप लोग सीधा देखिएगा कि जो वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का हम लोग प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। याद रखेंगे, ये प्रत्येक वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है? सीधा और छोटा। आपको वही चाहे करिए, मतलब पीछे कोई ट्रक आ रहा है, आप उसको एक शीशा में छोटे रूप में देख लिए, सीधा देख लिए तो आपको क्लियर हो गया। ऐसा हो कि बड़ी गाड़ी हो और उल्टा बने तो आपको अपना
क्लियर ही नहीं कर पाए कि कौन गाड़ी पीछे से आ रही है। तो इस कारण यह जो उत्तल दर्पण होता है, प्रत्येक वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह छोटा और सीधा बनाता है। इसलिए इसका प्रयोग हम लोग मिरर में, याद रखेंगे, जो साइड के आपके वाहन के साइड में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट और बनता है, दैनिक जीवन में जो भौतिक घटनाएं होती हैं उसमें जैसे दाढ़ी बनाने या आपका डेंटिस्ट द्वारा प्रयुक्त जो दर्पण होता है, जो डॉक्टर होते हैं वह किस चीज का प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है। जैसे आपके दांत में कोई प्रॉब्लम हो जाए या आपके कान में, आंख में दिक्कत हो जाए, तो आप जाते हैं तो डॉक्टर साहब जो होते हैं वो एक दर्पण लगा के चीजों को, छोटी चीजों को बड़ा करके देखते हैं। तो बड़ा करके देखने का मतलब यही है कि जहां पे आंखें अपनी रोशनी को नहीं लेकर जा पा रही, वहां पे लगाकर वो देख लेते हैं कि आखिर क्या प्रॉब्लम है। तो याद रखेंगे, आधुनिक जीवन में जो उत्तल दर्पण होता है इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों के बगल में करते हैं। और अवतल दर्पण का प्रयोग याद रखेंगे हम लोग कहाँ करते हैं दोस्तों, तो दाढ़ी बनाने में या डॉक्टर साहब छोटी छोटी सूक्ष्म अंग की चीजों को देखने में प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। बिजली के फ्यूज तार आप लोग जाने होंगे। जो बिजली का फ्यूज तार होता है यह टीन और शीशा का मिश्रण होता है। किसका दोस्तों, तो यह टीन और शीशा का मिश्रण होता है। याद रखेंगे, यहाँ पे लिखा है कि यह टीन और शीशा की मिश्र धातु से बनता है। इसका गलनांक बहुत कम और प्रतिरोध उच्च होता है। बात को याद रखेंगे। ठीक है, आपको मैं सब चीजें वन बाय वन करके बताऊंगा, केवल आपको ये चीजें बता रहा हूँ ना। ये प्लस आपकी पहली जो क्लास है, यहाँ पे दैनिक जीवन में आप विज्ञान देखेंगे कि रोजमर्रा की चीजों में आप विज्ञान का कितना यूज कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे आपका विज्ञान यूज हो रहा है। और जितने भी आपके जो चैप्टर मैंने बताया था ना, सभी चैप्टर वन बाय वन करके यहीं से रिलेटिव होंगे, यहीं से जुड़े होंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आगे बात हम करेंगे। अब चिकित्सा के क्षेत्र में हम बात करेंगे कि चिकित्सा और पर्यावरण, याद रखेंगे, चिकित्सा, स्वास्थ्य और पर्यावरण में कैसे हम इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देखेगा एंटीबायोटिक, जो जिसको हम लोग प्रतिजैविक बोलते हैं। दुनिया की पहली एंटीबायोटिक जो इसका नाम पेनिसिलिन थी, जिसकी खोज किसने किया था दोस्तों, 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। बात को याद रखेंगे। वैसे तो बहुत एक चर्चाओं में रहने वाली दवा है जिसका नाम है कि आमतौर पर जिसको ज्वर विनाशक दवा के नाम से जानते हैं या ज्वर निवारण दवा के नाम से जानते हैं, जिसका नाम पैरासीटामोल है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे देखिएगा, जिसको बोलते हैं एनेस्थीसिया, जिसको निश्चेतक के नाम से जानते हैं, बेहोशी, याद रखेंगे, इससे हम बेहोशी का रूप धारण कराते हैं। क्लोरोफार्म, जिसको CHCl या नाइट्रस ऑक्साइड N2O लाफिंग गैस का उपयोग किया जाता है। बात को याद रखेंगे, लाफिंग गैस का प्रयोग करके हम चीजों को करते हैं, जिसको निश्चेतक के नाम से हम लोग जानते हैं। ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ से आप लोगों को पर्यावरण अध्ययन यूपी टेट में काफी आप लोगों ने पढ़ा होगा, कृत्रिम वर्षा, एसिड रेन। वहां पे बताया गया है कि एसिड रेन कौन होती है, तो जिसको अम्लीय वर्षा होती है ना, अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.2 से कम होता है। 4.2 से लेकर 4.4 के मध्य अगर किसी भी जल का पीएच मान है तो उसको हम लोग, वर्षा का अगर पीएच मान है तो उसको हम लोग अम्लीय वर्षा बोल देते हैं। याद रखेंगे। और यहाँ पे कृत्रिम वर्षा का बात ये कहा है दोस्तों, कृत्रिम वर्षा जो होती है वह प्राकृतिक वर्षा नहीं बोली जाती है दोस्तों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल रेन के नाम से जानते हैं। और यह जो वर्षा होती है यह मानव विधि द्वारा कराई जाती है। इसमें याद रखेंगे सिल्वर आयोडाइड का AgI, सिल्वर आयोडाइड का आसमान में वायुयान के माध्यम से छिड़काव करते हैं और छिड़काव करने के बाद वर्षा होती है। यह जो प्रवृत्ति है, याद रखेंगे, यह प्रवृत्ति कृत्रिम वर्षा कराने में सहायता प्रदान करती है, जिसको हम लोग कृत्रिम वर्षा में ही कहेगा। किस रसायन का छिड़काव करते हैं, तो सिल्वर आयोडाइड का, इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट और नया पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कि जो मतदान स्याही होती है, याद रखेंगे, मतदान, फर्जी मतदान से बचने के लिए एक नाखून पे जो वयस्क मनुष्य होते हैं जिसकी मतदाता सूची में नाम होते हैं, मत देने का अधिकार होता है, मत देने के फलस्वरूप उनके जो नाखून पे छोटी सी स्याही लगाई जाती है और उस स्याही में कौन सा रसायन मिलाया जाता है, तो सिल्वर नाइट्रेट। याद रखेंगे, मतदान के समय उंगली पर लगाए जाने वाला जो रसायन है उसका नाम क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है, जिसको AgNO3 के नाम से जानते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। याद रखेंगे, यह फर्जी मतदान को रोकने में सहायता प्रदान करता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों, ओजोन परत की बात करते हैं। बहुत ज्यादा ओजोन परत से भर भर के प्रश्न बनता है और ओजोन परत से यही प्रश्न बनता है कि ओजोन परत कौन से मंडल में है, तो याद रखेंगे ओजोन परत यह समताप मंडल का हिस्सा है।
और याद रखेंगे ओजोन परत जो होती है सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। याद रखेंगे सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। और जो ओजोन परत है, अगर ओजोन परत नहीं होती तो सूर्य की अल्ट्रा जो किरणें हैं, यूवी किरणें हैं, अल्ट्रा रेज हैं, पराबैंगनी किरणें हैं, वो डायरेक्ट पृथ्वी पर आती और मनुष्य के जब शरीर पर पड़ती तो कैंसर, स्क्रीन कैंसर का ये रूप धारण करा देती। तो याद रखेंगे ओजोन परत सहायता देती है। आपको पता है 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं, समताप मंडल का हिस्सा है और इसकी मोटाई को डॉप्सन इकाई में हम लोग मापते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ओजोन परत की जो मोटाई होती है इसको हम लोग किसमें नापते हैं दोस्तों, डॉप्सन इकाई में मापते हैं, डीबी से इसको दर्शाते हैं। बात आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे यहाँ पे कुछ टॉपिक देखते हैं, महत्वपूर्ण वन लाइनर जो दैनिक जीवन में प्रयोग होता है। सारे जो पॉइंट हैं आपके एनसीईआरटी के चैप्टर से लिए गए हैं, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो डायरेक्ट कहीं से ले लिया गया हो। आपका जो चैप्टर है ना, जो आपका विषय है ना, उस विषय को जितने भी, जैसे कि 5-6 की कक्षा में चले जाइएगा और दैनिक जीवन में विज्ञान आपका एक चैप्टर है, वहां से सब चीजें आपको कैलकुलेट की गई है। क्योंकि आप लोग जितना एनसीईआरटी पे कमांड करिएगा उतना ही आपको तैयारियां अच्छी होगी। चलिए अब देखते हैं कपड़ों से जंग के धब्बे को हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखते हैं ना, कपड़ों पे दागी लग जाती है ना, इसको हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का हम लोग प्रयोग करते हैं, याद रखेंगे। और आपको बिल्कुल पता भी है कि आप लोग देखते हैं कि जब कपड़े पर दागी लग जाता है तो ऑक्जेलिक नाम का एक अम्ल आता है, जो आप एक पॉलिथीन में पैक होता है, इसका प्रयोग करके हम कपड़े के धब्बे को छुड़ाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, सड़क पर लगी जो पीली लाइटों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे सोडियम। सोडियम गैस जो होती है ना, जब इस पर लाइट पड़ता है तो और प्रकाश को यह बढ़ा देता है, इसलिए जो पीली लाइटें होती है ना, उसमें सोडियम का हम प्रयोग करते हैं ज्यादा प्रकाश पाने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं, चूहे की मारने की दवा में कौन सा रसायन होता है। तो याद रखेंगे जिंक फास्फाइड जो होता है ना, वह चूहे की मारने की जो दवा होती है उसमें मिलाया जाता है या उसी से बनाया जाता है, जिंक फास्फाइड से। चलिए अब हम आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे वन बाय वन करके चीजों को देखेंगे। यहाँ पे प्रत्येक चीज को आपको बता ही रहे हैं दोस्तों, लेकिन आपसे एक छोटा निवेदन है ना कि वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिएगा, जिससे आप लोग याद रखिएगा मैं आपको सारी क्लास वन बाय वन करके पढ़ाऊंगा और ऐसा कोई भी क्लास नहीं होगा जो कि कहीं से रिपीटेड क्लास होगी। आपका डायरेक्ट जितने भी आपका आयोग ने सिलेबस जारी किया है, सभी सिलेबस को एनसीईआरटी के जो बुक है वहां से कलेक्ट करके, मैटर को कलेक्ट करके आपको टाइपिंग करा के और आपके सामने मैं पेश करवाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, शुष्क बर्फ जो 4 नंबर का आप लोग देखेंगे, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है CO2 होता है ना, इसको हम शुष्क बर्फ के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो गोताखोर होते हैं पानी के नीचे सांस लेने के लिए कौन गैसों का मिश्रण ले जाते हैं। याद रखेंगे, तो जो गोताखोर होते हैं, आपको पता है ना कि ऑक्सीजन का प्रयोग हम लोग सांस लेने में करते हैं, लेकिन जो हीलियम गैस होती है ना, हीलियम गैस याद रखेंगे क्यों लेकर जाते हैं, क्योंकि हीलियम गैस हल्की के साथ साथ हीलियम गैस जो होती है ना, वह अक्रिय गैस बोली जाती है और अक्रिय गैस से जल्दी किसी से क्या करती है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती है। इसलिए ऑक्सीजन और हीलियम दोनों का हम लोग मिश्रण लेकर जाते हैं, क्योंकि याद रखेंगे जो गोताखोर होते हैं वो नीचे जाते हैं, किसी कारणवश उनका ऑक्सीजन जम ना जाए या ऑक्सीजन किसी अन्य गैस के साथ कोई अभिक्रिया न कर ले जिससे उनको दिक्कत ना हो सांस लेने में, इसलिए ऑक्सीजन और हीलियम दोनों का वो मिश्रण ले जाते हैं, क्योंकि हीलियम अक्रिय गैस होती है और अक्रिय गैस जो होती है किसी से जल्दी अभिक्रियाएं नहीं करती है। ये बात आप लोग याद रखेंगे, इन्हीं का होता है मिश्रण या मिक्सचर। चलिए अब हम आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे कुछ जितना आप लोगों ने पढ़ा उसी का मैं आप लोगों को सामने एक वो लेकर आया हूं कि आपको मालूम चले कि मैं चीजों को पढ़ रहा हूं ना, तो कैसे प्रश्न यहाँ से बनेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे देखते हैं सर्वप्रथम पहला प्रश्न आप लोग बताइएगा। आज का प्रैक्टिस सेट है, दूध से दही का बनना किस बैक्टीरिया के कारण होता है। मैंने आपको बताया भी, याद रखेंगे लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु जो होते हैं ये दूध को किस में बदल देते हैं दोस्तों, याद रखेंगे दही में बदल देते हैं। ये आपका महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे बात करेंगे जो एलपीजी गैस, याद रखेंगे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लीक का पता लगाने के लिए उसमें कौन सा तीखी गंध वाला पदार्थ मिलाया जाता है। एथिल मरकैप्टन, C2H5SH, मैंने आपको बता चुका हूं दोस्तों, यही रसायन उसमें मिलाया जाता है, एथिल मरकैप्टन। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए
आगे देखते हैं यहाँ पे कहा है दोस्तों 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 3 नंबर प्रश्न ये कह रहा है ना कि बेकिंग सोडा, जिसको हम लोग खाने वाला सोडा बोलते हैं, का रासायनिक नाम क्या होता है। मैंने बताया था सोडियम बाइकार्बोनेट, NaH। याद रखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ पे है दोस्तों NaHCO3। याद रखेंगे NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट इसका रासायनिक नाम होता है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे 4 नंबर की बात करेंगे। कृत्रिम वर्षा, याद रखेंगे आर्टिफिशियल रेन कराने में कौन सा रसायन का छिड़काव किया जाता है, ये प्रश्न आपका है। आपको मैंने बताया भी कि जो कृत्रिम वर्षा होता है दोस्तों, याद रखिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करके हम लोग कराते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिएगा ऐसे ऐसे प्रश्न आपके बन सकते हैं। कुछ तो ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके बने भी हैं, कभी कभी बने भी हैं अन्य अन्य एग्जामों में। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे मैंने बताया था कि जो यहाँ पे तारों का टिमटिमाना, याद रखेंगे जो तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना के कारण होता है। आपको बताएं कि प्रकाश का अपवर्तन, किसके कारण दोस्तों, तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण क्या होता है दोस्तों, तारों का टिमटिमाना वाला घटना होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर की हम बात करते हैं। 7 नंबर क्या कह रहा है, 7 नंबर प्रश्न की बात करिएगा तो ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ओजोन परत की जो मोटाई को हम नापते हैं डॉप्सन इकाई में, एक यूनिट की आपको वीडियो लेकर आऊंगा, मात्रक की वीडियो लेकर आऊंगा कि किसका मात्रक क्या होता है या कैसे किसको मापा जाता है। याद रखेंगे ओजोन परत की मोटाई को मापने का जो जो इकाई होता है वह डॉप्सन होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे मैंने इसको भी बताया कि मतदान के समय उंगली पर लगाए जाने वाली स्याही में कौन सा रसायन होता है, आप लोगों को पता है। मैंने बताया था जो सिल्वर नाइट्रेट होता है, याद रखेंगे सिल्वर नाइट्रेट यहाँ पे कहाँ पे गया दोस्तों, याद रखिएगा सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग करके हम लोग याद रखेंगे फर्जी मतदान को रोकते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति एक से अधिक बार मतदान न कर पाए, इसके लिए उसके नाखून पे हम लोग स्याही लगा देते हैं और जल्दी ये छोड़ता नहीं है, कई कई दिनों तक रहता है। तो मतदान के समय उंगली पर लगाए जाने वाली स्याही का रसायन में कौन होता है, तो सिल्वर नाइट्रेट होता है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही होगा। याद रखेंगे बी नहीं होगा, ए होगा सिल्वर नाइट्रेट, याद रखेंगे। चलिए अब हम आगे चलेंगे। आगे आप लोगों के लिए बस इतना ही। वीडियो को आप जरूर से जरूर लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और दीजिए आज की वीडियो से मुझे विदा। देखते रहिए अभिषेक एकेडमी। थैंक फॉर वॉचिंग।